गुड मॉर्निंग जी, सबका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ाव के लिए। सुबह का बुलेटिन लेकर मैं हाजिर हूँ। आप पंजाब के CTV देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा हूँ और दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं, देर रात से लेकर अब तक क्या हुआ, इस सब का एक छोटा सा न्यूज़ कैप्सूल लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूँ। काइंडली जल्दी से जल्दी जुड़ भी जाइए और इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि जो लोग हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं और लेकिन आपसे जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से ये चीज़ें आगे पहुंच जाए। देवेंद्र वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। इसको काइंडली शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी लोगों से भी मेरा आग्रह है कि अगर वो कमेंट करेंगे तो उनका मैं नाम पढ़ पाऊंगा, अन्यथा ये पता नहीं चल पाता कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। संख्या तो दिख जाती है लेकिन व्यक्ति का नाम पता तभी चलता है जब वो कमेंट करता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का और तमाम चीजें लेकर मैं हाजिर हूँ। आज की जो मुख्य खबरें हमारी कि कब और कैसे मिलेगा। हरीश भाई जी आपका भी स्वागत है। विनीत सिंह राजपूत जी आपका भी स्वागत है और बहुत से लोग और जुड़ रहे हैं अभी, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। सुधीर शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। दीपक चौहान जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। विनीत जी जुड़ गए हैं। सुधीर जी जुड़ गए हैं। गंजू भारद्वाज जुड़ गए हैं हमारे पास। गंजू भारद्वाज, दीपक चौहान जी प्रणाम। कैसे हैं आप? ऋचा राठौर जी, रेखा शर्मा जी, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नरदेव सिंह गुलेरिया जी, ललित चौहान जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। धर्मवीर जी, नफीस खान, सुधीर जी। तो कल मंत्रिमंडल ने ये फैसला कर लिया था कि बढ़े हुए वेतनमान जो हैं वो अब जनवरी पेड इन फरवरी से शुरू हो जाएंगे, लेकिन बकाये को लेकर क्या फार्मूला है उसकी चर्चा करेंगे। आज आपको ये भी बताएंगे कि अब क्यों जो बड़े बाबू जिनको हम कहते हैं IAS और HAS अफसर, अब वो क्यों और कब से स्कूलों में पढ़ाएंगे और इसके पीछे का क्या लॉजिक है। इसके अलावा पेंशनर्स को नए वेतनमान के लाभ कब मिलेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। कारोबारियों को कर मंत्रिमंडल ने क्या बड़ी राहत दी थी, क्योंकि सारा मामला रह गया कर्मचारियों के आसपास, लेकिन कारोबारियों को भी एक बड़ी राहत दी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। खासतौर से ये क्या पूरा मामला इसको बताएंगे। और अनुबंध कर्मियों को निराशा मिली है, क्यों मिली है और उनको क्यों इंतजार करना पड़ेगा, इस सब की चर्चा करेंगे। जल्दी से जल्दी आप जुड़ जाइए। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ने नए वेतनमानों को जो है आधिकारिक रूप से मंजूरी दे दी। JCC की बैठक जो हुई थी कर्मचारियों की, 6 साल के बाद JCC हुई थी, उसमें यह फैसला हुआ था। तो अब 2016 से ये बड़े हुए वेतनमान दिए जाएंगे और बढ़ी हुई तनख्वाह जो है आपकी कर्मचारियों की, जो सरकारी कर्मचारी हैं, वो तनख्वाह जो है जनवरी से लागू हो जाएगी। जो फरवरी में जो जनवरी की तनख्वाह मिलेगी उसमें बढ़े हुए वेतनमानों के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी, लेकिन जो बकाया है 2016 से लेकर बीच के इस साल तक का, वो कैसे मिलेगा कैसे नहीं, इसको लेकर जो है अभी पेच फंसा हुआ है। कर्मचारी संघ चाहते हैं कि ये 4 किस्तों में और अप्रैल से शुरू कर दिया जाए, लेकिन अभी सरकार इस पर कोई फैसला नहीं कर पाई है और यही वजह है कि उसने ये नहीं बताया है कि वेतन कब से दिया जाएगा कब से नहीं दिया जाएगा, क्योंकि 12,000 करोड़ रुपए का बकाया है। 5,000 करोड़ IR के तहत दिया जा चुका है। 7,000 करोड़ का जो बकाया है वो किस तरह से सरकार को देना है, किस तरह से नहीं, क्योंकि इतनी तो सरकार की अपनी टोटल कर्ज लेने की लिमिट है साल की। तो जाहिर है कि एक किस्त में तो ये होने से रहा, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि 4 किस्तों में भी नहीं होगा। जो संगठन है वो चाह रहे हैं कि 4 किस्तों में हो जाए कम से कम इसका एकमुश्त जो भुगतान है, लेकिन लगता है कि ये 4 से ज्यादा किस्तों में होगा। लास्ट टाइम जब दिया गया था प्रेम कुमार धूमल की सरकार द्वारा तो 4 किस्तों में दिया गया था। अभी इस पर मंथन चल रहा है और लगता है कि कुछ समय में या फिर अगली बैठक तक ही, मंत्रिमंडल की अगली बैठक तक ही ये जो है वो तय हो पाएगा। पे रिविजन रूल्स को मंजूरी दे दी गई है। 2 दिन में इसकी सूचना जारी होगी। और पेंशनर्स को लेकर कल कुछ नहीं कहा गया था, इसके लिए इसके बाद जो है पेंशनरों के लिए अलग से रूल कैबिनेट में आएंगे। अभी अगली कैबिनेट में आएंगे शायद ये मामला, क्योंकि वेतनमान जो बढ़े हुए हैं उनका लाभ उनको भी मिलना है, लेकिन वो कैसे मिलेगा कितना नहीं, वो जो है उसकी भी बात की जाएगी। अभी औसतन वेतन वृद्धि जो है 16,650 रुपए है। एवरेज है ये, किसी की कम भी है, किसी की ज्यादा भी है इससे। और जो श्रेणियां बनाई गई हैं वो उसके लिहाज से अगर देखें तो मोटा मोटा जो अनुमानित मासिक वृद्धि है वो क्लर्क लेवल की जो नौकरियां हैं उसमें 3 से 5,000 रुपए तक की मासिक वृद्धि होगी। वरिष्ठ सहायक और अधीक्षक को जो है 5 से 8,000 रुपए के आसपास की वृद्धि मिलेगी। अधीक्षक को 8 से 12,000 के आसपास की। राजपत्रित कर्मचारी को 8 से 15,000 मिलेगी और वरिष्ठ राजपत्रित कर्मचारी जो उनको 15 से 25,000 तक की जो है बढ़ोतरी वेतन में मिलेगी। 2 फार्मूले इसके लिए जो है बनाए गए। पहले 3 फार्मूले थे। एक फार्मूला है 2.25 का, एक है 2.59 का और एक है 15% की वृद्धि का। जो 15% की जो बेसिक में वृद्धि थी
उसको यहाँ लागू नहीं किया जाएगा, क्योंकि जाहिर है कि उससे फिर रिकवरी होती, तो रिकवरी किससे नहीं होगी, ये सरकार ने तय किया है। खास तौर से सरकार तो खुद अब रिकवरी मोड में है, तो जाहिर है कि लास्ट जो ईयर है इलेक्शन ईयर, उसमें रिकवरी वाला ये फंडा नहीं डालेगी वो, तो ये तय हो गया था पहले ही। अब ये कल इस पे मुहर भी लग गया है कि वो 15% वाला तो नहीं होगा, लेकिन दो जो फार्मूले हैं 2.25 और 2.59 बेसिक के जो गुणक रहते हैं ये, इसके आधार पर यहाँ तय होगा। और कर्मचारी ऑप्ट कर सकते हैं इसके लिए कि उनको क्या करना है क्या नहीं, जिसको जहां फायदा होता है उस हिसाब से करे। पंजाब में भी ये दो ही फार्मूले हैं, पंजाब में भी तीसरा फार्मूला जो नहीं है, तो ये पंजाब सरकार के आधार पर ही वहां पे जो है ये चीजें होंगी। लेकिन जो एनपीएस कर्मचारी हैं जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, उनको हमने कल भी आपको बताया था कि उनको जो है थोड़ी निराशा जरूर है, क्योंकि ऐसा कोई मंत्रिमंडल में चर्चा या संकेत नहीं हुआ है कि ओपीएस को लेकर सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। हालांकि कमेटी बनाने की बात जरूर कही है। विधानसभा में जब ये एनपीएस संघ के लोग मिले थे तो ये कहा था जी कि उन्होंने कहा था कि एक कमेटी बनाएंगे, लेकिन वो कमेटी भी अभी जो है बनी नहीं है। उसमें कौन कौन मेंबर होंगे ये तो बना दिया, कह दी कि कमेटी बना दी है और वो लेकिन कमेटी के मेंबर कौन होंगे, वो क्या क्या कब कब बैठक करेगी, इसका कोई अभी फॉर्मेट नहीं आया। लेकिन कल माना जाता कि थोड़ी चर्चा होगी। लेकिन कल जो संकेत आया है मंत्रिमंडल की बैठक से, वो ये कहता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई ज्यादा कोई श्रेयस्कर संकेत नहीं है। सबकी मांग वही है ओपीएस, लेकिन उसको लेकर कोई बड़ा अच्छा या हेल्दी संकेत नहीं आया। ये जरूर बताया गया कि 260 करोड़ के आसपास जो है हम लोग खर्च कर रहे हैं एनपीएस वालों के जो बड़े हुए फिक्सेशन है, पे फिक्सेशन, उसको लेकर। लेकिन अभी जो है उसको लेकर जिस तरह से उन्होंने कहा है, तो ये बता रहा है कि एनपीएस कर्मचारियों के लिए अभी 2009 की अधिसूचना को भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में लागू करने को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। पीछे ये कह दिया गया था कि 2009 वाली जो उनकी अधिसूचना है, जिसमें उनको कुछ और बेनिफिट्स मिले हैं, वो क्या कर दी जाएगी। ये जेसीसी की बैठक में फैसला हुआ था, लेकिन कल इस पे कोई मुहर नहीं बनी है। तो फिलहाल ये जरूर कहा गया कि अनुबंध कर्मचारियों को जो है उनका वेतन भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि दूसरा जो मामला था उनका, कि उनको जो रेगुलर करने की जो अवधि है अनुबंध कर्मियों को जो 2 साल किया 3 से साल, उसको कब से किया जाएगा, इसको लेकर कोई फैसला नहीं हो। क्योंकि जो अनुबंध कर्मचारी हैं उनको इसका इंतजार है। और कर्मचारी जेसीसी के मिनट्स फाइल होने के बाद ये कैबिनेट में आएंगे, ये माना जा रहा था। लेकिन वो कह रहे थे कि ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग से होनी चाहिए, और अभी इस पे पेंच फंसा हुआ है। तो अभी इस पे भी कोई अधिसूचना जो है जारी नहीं हो पाई है, कैबिनेट में ये फैसला नहीं हो पाया। जेसीसी की बैठक में जरूर ये फैसला हुआ है कि 3 से 2 कर दिया जाएगा अनुबंध काल जो है। लेकिन अब इसमें क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो कौन सी ली जाएगी, कौन सी नहीं ली जाएगी, इसमें तारीख कौन सी ली जाएगी उनके कार्यकाल की, वो देखनी होगी। क्योंकि कई ऐसे लोग भी हैं जैसे जिनको 3-3, 4-4 साल ऑलरेडी हो गए हैं। अब वो चाह रहे हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो थी उनकी, वहां से अगर उनको लाभ मिलता है तब उनको फायदा है। क्योंकि 2 साल जिसके हो रहे हैं, मान लीजिए मेरे अभी 2 साल ही हो रहे हैं, तो मुझे तो लाभ है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा अनुबंध पे काम नहीं करना पड़ा। लेकिन ऐसे लोग भी होंगे जो 3 साल से हैं, तो उनको 1 साल का नुकसान हो जाएगा। तो उनको उस बैक डेट से वो चाह रहे हैं कि उनको उस बैक डेट से रेगुलर किया जाए। तो ये एक बड़ा पेच है और फंसा हुआ है ये। और क्लास 4 की जो करुणा मूल्य की भर्तियां हैं, उसमें उन्होंने बड़ा फैसला लिया है मंत्रिमंडल ने कि अब इनको सीधे जो है विभागों को दे दिया है, फाइनेंस इत्यादि में जाने की जरूरत नहीं है। विभाग क्लास 4 की जो करुणा मूल्य की भर्तियां हैं वो अपने स्तर पे सीधे कर सकेंगे, ये फैसला जरूर हुआ है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वरोजगार अपनाना चाहते हैं पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हमारे, उनके लिए एक अच्छी खबर है कि 18 सीटर बसें चलेंगी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार परिवहन योजना के तहत। और इसमें उनको कम जो है फीस दी जाएगी, और इस बार उनको जो कर है वो भी कम देने पड़ेंगे। ये सेल्फ आइडेंटिफाइड रूट्स के आधार पर चलेंगी। यानी आपको लगता है कि फलां रूट जहां पे सरकारी और प्राइवेट बसें अभी कम हैं या हैं ही नहीं, वहां पे स्कोप है सवारियों के लिए, परिवहन के लिए, तो आप अपने जो 18 सीटर का जो परमिट है वो ले सकते हैं, उसको सेल्फ आइडेंटिफाइड रूट को बताकर सरकार से, और आपको उसमें जो कर है वो भी कम जो है देना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो दर है वो राष्ट्रीय राजमार्ग पर अगर कोई रूट है तो उसमें 6 रुपये 4 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति सीट का है, और स्टेट हाईवे पर जो है 5 रुपये 4 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति सीट का है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 4 रुपये 3 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति सीट है। तो अगर ये आपके रूट फाइनल होते हैं तो ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्योंकि ज्यादा इस पे तरजीह दी गई है, तो वहां पे जो फिलहाल 4 रुपये 3 पैसे प्रति किलोमीटर प्रति सीट का रेट है उससे कम में दिया जाएगा ये। यानी इसमें जो है ये चीजें सामने रखी जाएंगी कि बेरोजगार है और
वो अपना कोई काम करना चाहता है तो उसको जो है उतना ज़्यादा उससे कर नहीं लिया जाए। अब व्यापारियों की बात कर लेते हैं। अब जितने भी व्यापारियों को भी एक फैसला हुआ है, जितने भी प्री जीएसटी के लंबित मामले हैं उनका निपटारा एक मुश्त हो पाएगा। राज्य सरकार ने ऐसे मामलों को जीएसटी लागू होने से पूर्व जो सामने आए थे उनके निपटारे के आदेश जारी किए हैं। प्री जीएसटी के प्रदेश भर में 1.68 लाख मामले लंबित हैं, 1,68,000 मामले लंबित हैं। सोमवार को मंत्रिमंडल की बैठक ने इस बारे में निर्णय लिया है और ये सभी मामले वन टाइम सेटल होंगे और सभी समयबद्ध रहेंगे। ये सभी मामले बैट और सीएस से जुड़े हुए हैं। जीएसटी लागू होने के बाद ये मामले लंबित हो गए थे। अब सरकार की नई नीति से कारोबारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि इससे वर्ष पूर्व पिछले साल यानी कि भी ऐसी ही पॉलिसी बनाई गई थी, लेकिन इस बार जो है उसमें थोड़ा बदलाव करने को किए गए हैं और देखना होगा कि उन बदलावों को जो व्यापारी वर्ग है वो किस तरह से लेता है। लेकिन सरकार का मानना है कि इससे राहत मिलेगी, तो ये जो है इसको भी मंजूरी दे दी है। अब बात मंडी का जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, उसकी भी कर लेते हैं। 2 घंटे तक ही वहां रुकेंगे, 2 घंटे के भीतर सारे कार्यक्रम होंगे। 11,000 करोड़ रुपए के जो नए शिलान्यास और उद्घाटन है वो करेंगे, वर्चुअली करेंगे और 2 घंटे के भीतर ही जो है वो अपना संबोधन इत्यादि देकर चले जाएंगे। ये तय हुआ है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक के बीच में और पूरा शेड्यूल इसका आ गया है। 7,000 करोड़ रुपए का जो रेणुका का प्रोजेक्ट है उसका भी वर्चुअल उद्घाटन होगा। इसके अलावा धौला से दिल्लुहरी और कुछ अन्य साबड़ा कुड्डू जैसे प्रोजेक्ट हैं उनका भी उद्घाटन होगा। कुल मिलाकर 27,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रपोज्ड है, लेकिन कितने का उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे, कितने का प्रधानमंत्री के माध्यम से होगा, ये अभी जो है इस पे पेज फंसा होता। तो 11,000 करोड़ रुपए के जो है वो प्रधानमंत्री इनको झंडी दिखाएंगे, वर्चुअली इसको जो है करेंगे। अब बड़ी खबर यह है कि आईएएस और एचएएस अब अध्यापकों के रोल में भी नजर आएंगे। एचएएस अफसर और आईएएस अफसरों को यह निर्देश दिया है मुख्य सचिव ने कि वो 15 दिन के भीतर ये बताएं कि वो किस नजदीकी स्कूल में कम से कम एक बार जो है वो पढ़ाने के लिए जाएंगे। और ये जितने भी लोग हैं चाहे वो डीसी हैं वो 15 दिन में एक बार जाएंगे, महीने में 2 दिन जाएंगे। ये 2 दिन जाके स्कूलों में कक्षाएं लेंगे और मुख्य सचिव का कहना है कि इसके पीछे जो उद्देश्य है वो विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाना है, पहली बात, क्योंकि एचएएस आईएएस अगर उनको पढ़ाने जाएगा तो उनका मनोबल बढ़ेगा, उनको प्रेरणा मिलेगी। और दूसरा ये है कि यही वो अधिकारी होते हैं जो स्कीमें बनाते हैं स्कूलों को लेकर, तो इनको पता चल जाएगा कि स्कूलों में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, चाहे वो वॉशरूम की दिक्कत है, चाहे बैठने की दिक्कत है, चाहे डेस्क की दिक्कत है, चाहे दूसरी प्रॉब्लम्स है, जो उनका भी उनको ध्यान हो जाएगा। कई बार होता ही है कि स्कूल से कोई प्रॉब्लम आती है लेकिन ऊपर वालों को लगता है कि नहीं ये तो प्रॉब्लम नहीं है, बहानेबाजी है। तो सारी चीजों का जो है वास्तविक ज्ञान भी इन बाबुओं को हो जाएगा, क्योंकि ये एयर कंडीशन कमरों में बैठ के ही फैसले लेते हैं स्कूलों से संबंधित। बाकी तो इनको भी ग्राउंड रियलिटीज का पता चलेगा और जो ग्राउंड पे बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी जो है पता चल जाएगा कि हमारे पास उनका भी हौसला बढ़ जाएगा कि हमारे बड़े अफसर हमारे पास आ रहे हैं। तो पता चल जाएगा जी कि किस स्कूल में कागजों में डेस्क है और कहां बच्चे वास्तव में टाट पर पढ़कर बैठते हैं। तो ये एक बड़ा फैसला लिया है हिमाचल सरकार ने। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं कि सभी एचएएस और आईएएस अफसरों को, बाद में इसमें आईपीएस को भी जोड़ा जाएगा, फिलहाल 15 दिन के भीतर एक दिन जरूर पढ़ाना होगा स्कूल में जाकर। और उनसे कहा गया है कि वो अपने नियर बाय स्कूल को चुने जहां पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूलों के लिए है, अभी इसमें देखना होगा कि प्राइवेट स्कूल इसमें जो है शामिल किए जाते हैं नहीं, क्योंकि इस नीति का एक दूसरा हिस्सा यह भी है कि सरकारी स्कूलों को प्रमोट करना है निजी स्कूलों के मुकाबले। एक लंबा जो बहसबाजी चल रही है निजी स्कूलों की फीस को लेकर, जो कोविड काल में भी सामने आई, लोग राहत मांग रहे थे, राहत नहीं मिली, वो भी जो है इसके पीछे एक कारण है। और इस तरह से जो है सरकारी स्कूलों को थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास होगा। थोड़ी इसी बेहतरी में केंद्र ने 105 करोड़ रुपए भी जो है समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा की तस्वीर बदलने के लिए जारी किए गए हैं। और इस 105 करोड़ रुपए के बजट से प्री प्राइमरी स्कूलों के विद्यार्थियों को बेसिक किट्स दी जाएंगी, जिसमें कुछ खिलौने होंगे, पढ़ने का सामान होगा, ये सारी चीजें होंगी। और ये 5,000 रुपए की एक किट होगी। ये मूल रूप से इसके लिए जारी किया गया। ये भी वही मामला है कि शिक्षा के स्तर को और छात्रों के थोड़े हौसला बढ़ाया जाए, शिक्षा के स्तर को ऊपर किया जाए। नर्सरी और केजी की कक्षा में पढ़ने वाले करीब 30,000 विद्यार्थियों को बेसिक किट मिलेगी इस 105 करोड़ में से। बाकी जो है अन्य फैसिलिटी पे खर्चा जाएगा पैसा। और इसके अलावा जो है जो बड़ी खबरें हैं दिन भर की, वो ये है कि पंजाब में एक बार फिर से किसान आंदोलन नए रूप में आ गया है, कुछ और मांगों को लेकर, जो कर्जों की मुआफी है या दूसरी चीजों को लेकर। तो उन्होंने रेल रोको शुरू कर दिया। तो कल 39 रेल्स जो है पंजाब की वो अपने गंतव्य स्थलों पर नहीं पहुंच पाई। दिल्ली से तो ये खत्म हो गया, लेकिन अभी पंजाब में शुरू हो गया। तो अभी रेल रोको का आह्वान किया गया है, पिछले कल से किया गया था और इसका असर देखने को मिला है। चाहे वो अमृतसर जाने वाली गाड़ियां हो, चाहे वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालु हो, चाहे
दूसरे रूट्स पे आने वाले यात्रियों उनको परेशानी हुई है और कई रेलों को जो है अपने गंतव्य स्थल से पहले ही जहां थी वहीं पे उनको जो है डिस्पर्स करना पड़ गया। तो ये थोड़ा अगर पंजाब में अगर आप रेल यात्रा करने की सोच रहे हैं तो फिलहाल 1-2 दिन जो है तस्वीर को चेक कर लीजिएगा कि क्या है क्या स्थिति नहीं है, उसके हिसाब से देखेंगे। तो ये है जी। और देखिए वही मैंने कल भी उठाया था ये मामला। अभी देखिए हमारे भाई उत्तम चंद भारद्वाज कह रहे हैं कि प्राइवेट वालों का भी कुछ सोचो। बिल्कुल सोचना होगा जी, सरकारी वालों का सोचा, लेकिन होता क्या है कि सरकारी कर्मचारी सरकार के हैं इसलिए उनके बारे में पहले सोचा जाता है। लेकिन हमने ये भी कहा था कि अब जब आपने डिपो में कैटेगरी बना दी है एपीएल की बीपीएल की, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए सरकारी और प्राइवेट वाले जो हैं उनका भी देख लीजिए। अगर कुछ नहीं है तो कम से कम वहां तो जो है राशन में तो कुछ किया जा सकता है, वहां पे कहीं ना कहीं ये चीजें देनी होगी। और बेरोजगारों के लिए भी बड़े पैमाने पर नौकरी देनी होगी। ये कोविड काल में विधानसभा में प्रश्न लगा था कि 20,000 लोगों की नौकरी गई है, 21,000 को दी है, लेकिन ये सारा प्राइवेट नौकरियों का मामला था। तो ये देखना होगा कि अभी जो है बाकी जो वायदे किए गए थे उसके मुताबिक कितनी है और कितनी नहीं है। पंजाब और हरियाणा में 2 बड़े फैसले हुए हैं। हरियाणा ने ये कहा है कि हम जो है जितनी भी 30,000 तक की प्राइवेट फर्मों में नौकरियां हैं वो सिर्फ हरियाणवियों को दी जाएगी, उसमें 70% हरियाणवी होंगे। और पंजाब ने कहा है कि हरियाणा ने कहा है कि जितनी भी 30,000 तक की प्राइवेट नौकरियां होंगी, हरियाणा मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है, वो सारी की सारी हरियाणवियों को दी जाएंगी। 30,000 से ऊपर की नौकरी होगी तो उसमें जो है बाकियों को आप एंटरटेन कर सकते हैं। इसके बाद पंजाब कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में 70% रिजर्वेशन लोकल्स को यानी पंजाबियों को होगी पंजाब की नौकरियों में। तो हमारे यहाँ एक रूल है और कहा भी ये गया था कि हमारे यहाँ रूल है 70% का, लेकिन ये कितना कामयाब है कितना नहीं ये आप ज्यादा बता सकते हैं। मुझे लगता है कि इसकी जरूरत है यहाँ भी हरियाणा की तरह कि 30,000 तक की जो नौकरियां होंगी यहाँ प्राइवेट सेक्टर की हिमाचल प्रदेश में, चाहे वो बद्दी में है, बरोटीवाला में है या किसी और प्राइवेट फर्म में है, कहीं और लगा है, चाहे पौंटा साहब की फर्म में, चाहे कहीं और लगी है, उसमें 30,000 तक की नौकरियां जो है हिमाचली लड़कों के लिए रखी जाए और उसको ऊपर की नौकरियों में जो है बाकी लोगों के साथ जो है उनको कंपटीशन दिया जाए। तो ये देखना ही होगा सरकार को, कुछ ना कुछ बड़े निर्णय करने के। बड़े निर्णय बहुत से होंगे, मंडी की रैली पे सबकी नजरें हैं, उसमें क्या होता है क्या नहीं होता ये भी देखेंगे। और इलेक्शन ईयर क्योंकि शुरू हो चुका है तो बड़े निर्णयों का फैसला भी है, तो देखिए कब क्या आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जुड़ाव के लिए। दिन भर की दूसरी खबरों के साथ आएंगे। ओमिक्रॉन के फिलहाल 166 मामले हैं, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। अभी दिल्ली में 4 केस, 2 केस कल दिल्ली में मिले थे, 4 केरल में मिले थे। अभी नया जो अपडेट आना है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में लगातार अब सुधार हो रहा है और 500 से नीचे 2 दिन हो गए हैं, आज तीसरा दिन है 500 से नीचे हमारे एक्टिव केसेस हैं। हालांकि कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां अभी एक्टिव केस नहीं है, लेकिन 5 जिले ऐसे हैं जहां 10 से कम है और ओवरऑल किसी भी जिले में 100 से ऊपर केस नहीं है। फिर भी क्योंकि पर्यटन सीजन आ रहा है, क्रिसमस शुरू हो गया, न्यू ईयर ईव शुरू हो गई है, बाहर से पर्यटक आएंगे, इसलिए हमको थोड़ा एहतियात रखनी होगी। हम पर्यटन को बंद भी नहीं कर सकते, सरकार ने इसका ऐलान भी किया है कि वी आर ओपन फॉर ऑल और हम लोगों को आजीविका भी कमानी है और जीवित भी रहना है। इसलिए अपना आप ख्याल रखिए, मास्क लगा के रखिए, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल कीजिए और जिस तरह से आपने पहले पूरी मुस्तैदी से इस लड़ाई को लड़ा है उस लड़ाई को अब भी थोड़ा सा जारी रखिए। अब कोई ज्यादा नहीं है जी। सुरेंद्र बेदिका जी, अभी अगली कैबिनेट में ही इसका पता चल पाएगा ये 2 साल 3 से जो 2 साल हुए कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर करने की जो अधिसूचना है, क्योंकि कल ये फैसला नहीं हो पाया, मैंने आपको बताया, क्योंकि मामला वही है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ये लोग इसको जो है जारी करने की बात कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि यहाँ निश्चित तौर पर अगली कैबिनेट तक कुछ ना कुछ हल इसका निकल के सामने आएगा। अनिल ठाकुर जी, जस्टिस फॉर पुलिस के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, हम डेली इसका मसला उठाते हैं जी।